अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शन एनालिसिस का जो है वो सेकंड डिस्कशन कर रहे हैं, मीन लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट चैप्टर के हमने पहले दो जो थे वो टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम 1.3 सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे स्टार्टिंग जो सेक्शन है वो हमारे पास क्या है, ओपन सेट, क्लोज सेट एंड नेबरहुड। ठीक, तो हमने ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ी थी कि हमारे पास ओपन सेट्स क्या होते हैं कि जो एलिमेंट्स के सॉरी टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं या जो मेंबर होते हैं टोपोलॉजी के, दैट आर कॉल्ड ओपन सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर हमने जब पढ़ रहे थे टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी के स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने ये बार्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास ये डेफिनेशन होती है जिसमें डिस्टेंस लेस देन आर होता है, दैट इज ओपन बार। और अगर हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स आ जाएं जिनके एक्स नोड से डिस्टेंस या तो आर के बराबर है या उससे लेस है, दैट आर क्लोज बार। एंड अगर हम उसको एज आ आर ही ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तो वो सिर्फ बाउंड्री आ जाएगी जिसको हम एज आ स्फीयर के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स नोड जो है वो बार्स का सेंटर है, जो आर है वो रेडियस है। ठीक, तो हम बेसिकली ये चीज़ ले रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर हम क्लोज्ड बाल में से ओपन बाल को माइनस कर दें तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगी, ये वाली बाउंड्री बच जाएगी। मतलब कि ये वही पॉइंट्स आएंगे जो कि आर को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो हमारे पास जस्ट क्या आ जाता है, वो हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम, तो ये तो ओपन बार्स आ गए हैं, तो हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ा था कि जो ओपन बार्स होती हैं, एवरी एवरी ओपन बार इज एन, क्या पढ़ा था, ओपन सेट। तो फिर हम यहाँ से फिर ओपन सेट्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बाहर से ही ओपन सेट्स तलाश करते हैं और उन्हीं जब ओपन सेट्स को हम उसमें रख देते हैं, क्या कहते हैं, किसी स्पेस में रख देते हैं, तो वो हमारे पास जो स्पेस है वो कौन सी बन जाती है, टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाती है। तो यहाँ पर ओपन सेट्स हैं और क्लोज सेट हैं। A subset M of the meter space X is called open if it contain a bar about each of its point। अगर उसमें हर पॉइंट के विड्थ को बाहर रखता हो। ठीक है, a subset K of X is said to be closed। क्लोज्ड क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट का कंप्लीमेंट लें तो वो अगर हमारे पास क्या आ जाए, ओपन आ जाए, तो हमारे पास जो सेट यूज होता है दैट सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ये हमने चीज़ों को टोपोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो उसके बाद आ जाता है नेबरहुड की डेफिनेशन आ जाती है। ये भी हमने वहाँ पर तफसीलन डिस्कस की थी कि एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस, हमारे पास एप्सिलॉन इज ऑफन कॉल्ड अ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नोड। देखिए ना, अगर हम किसी पॉइंट्स के लिए कोई नेबरहुड बनाते हैं तो ये वाला कंसेप्ट हम कम्प्लेक्स में ही पढ़ रहे होते हैं कि नेबरहुड से। तो नेबरहुड वो चीज़ होती है जो हमारे पास मिनिमम, जो हम रेडियस लेकर एप्सिलॉन हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और एप्सिलॉन पे कंडीशन ये होती है कि इसको स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए। मतलब देखिए ना, अगर आप ये वाला ले लेते हैं एक्स कोमा एक्स नोट लेस देन होना चाहिए 0.00002, तो ये बहुत छोटा हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो जब हम छोटा सर्कल जितना बनाएंगे तो वो चीज़ों को और जो है विजुलाइज करने के लिए बेहतर होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं वो कैपिटल नेबरहुड के लिए तो सेटिस्फाई हो रही होती हैं, लेकिन स्मॉल के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम ये जो एप्सिलॉन लेते हैं ये हम छोटे से छोटा लेने की ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीरियर आता है। इंटीरियर को भी हमने डिस्कस किया था कि इंटीरियर क्या होता है। ठीक है, हमारे पास ये सबसे बड़ा ओपन सेट होता है, सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो किसी ओपन सेट में, जो सेट में क्या करता है, कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेट का जो इंटीरियर है वो बताते खुद सेट आ जाए तो दैट इज फिर क्या होता है, वो जो सेट होता है वो बताते खुद क्या होता है, ओपन होता है। ठीक, इसी तरह से हमने क्लोजर की डेफिनेशन किस तरह से पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई सेट है, उसका जो सबसे छोटा छोटा हाँ जी, सबसे छोटा क्लोज सेट जिसमें सेट कंटेन करता हो, ए जो है वो क्लियर में कंटेन करता है। ठीक है, और अगर ए इज इक्वल टू क्लियर आ जाए तो दैट मीन कि वो जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये टोपोलॉजी में सारे रिजल्ट पड़े कि अगर हमारे पास कोई सेट क्लोज क्लियर जो है वो पूरी स्पेस आ जाए तो वो जो सेट होता है वो क्या होता है, डेंस होता है। तो ये चीज़ें हमने
पहले से रीड की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे ये देखें। ये ये रिजल्ट है कि आ मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसका मतलब है जो टोपोलॉजी, कुछ टोपोलॉजिकल स्पेसेस ऐसी होती है जो मीट्रिक स्पेस से आती है, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ऐसी ही टोपोलॉजिकल स्पेसेस को हम क्या बोलते थे, कौन सी स्पेसेस होती है, एनीवन, किसी को याद है? ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसेस जिनके पीछे को मीट्रिक स्पेस होती है उनको क्या बोलते हैं, याद है किसी को? मीट्रिक से ये मीटराइजेबल स्पेसेस होती हैं, ठीक है जी। तो हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि टोपोलॉजी के पीछे मीटर का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई मीटर का होगी तो लाजमी तौर पर हम उस पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि हमने वहाँ पर एक सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक टोपोलॉजी पढ़ी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो उसके पीछे मीटर स्पेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है कंटिन्यूटी, सही। अच्छा, हम यहाँ पर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो मीटर का यूज करेंगे, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास अगर एक सेट एक्स और वाई है, उसके दरमियान जो टी मैपिंग है वो हमारे पास कब कंटिन्यूस होगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस की यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ज़रा रियल एनालिसिस से डिफरेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो ऑपरेशंस को डील कर रहे हैं वो एज अ मीटर, सॉरी, डिस्टेंस वाला फंक्शन है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास एक टी मैप है फ्रॉम एक्स टू वाई स्पेसिस की तरफ, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, और एक्स पे हमारे पास डी मीटर का है और यहाँ पर डी प्राइम है, ठीक है। तो वो कहता है कि किसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एवरी, एवरी का मतलब होता है कि छोटे से छोटा एप्सिलन भी ले लें, तो हमारे पास एक ऐसा डेल्टा क्या कर जाए, देयर इज अ डेल्टा सच दैट, कि हमारे पास ये देखें, अगर यहाँ पर कोई सेट एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई सेट क्या पड़ा हुआ है, वाई पड़ा हुआ है, हम यहाँ से भी एक पॉइंट उठाते हैं, जाहिर बात है यहाँ पर अगर एक्स नोट है तो इसका इमेज क्या होगा, टी एक्स नोट, अगर यहाँ पर एक्स है तो इसका क्या होगा, टी एक्स। तो वो कहता है कि हमारे पास अगर ये देखें ना, यहाँ पर सेंटर क्या था, एक्स नोट, तो यहाँ पर उसने जो रेडियस लिया क्या, यह है एप्सिलन। तो वो कहता है कि टी एक्स नोड का डिस्टेंस किससे, टी एक्स से, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो ऑलवेज अगर क्या हो, लेस देन एप्सिलन हो, तो हमारे पास एक ऐसा डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जिसका, ये देखें, डिस्टेंस डेल्टा होगा, और हम उसके पिछले दो पॉइंट्स जो उठाएंगे उनका डिस्टेंस भी उस डेल्टा से क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा। सही हो गया कि अगर हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलन के लिए अगर हमें कोई ऐसा डेल्टा पॉजिटिव मिल जाता है जिसके लिए डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉइंट्स का एक्स नोट से क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा, तो देन वो जो स्पेस होगी दैट इज क्या होगी, कंटिन्यूस स्पेस होगी। क्लियर है बात, ये है कंटिन्यूटी इन मीटर स्पेस, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने जब टोपोलॉजी में कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो किसी को याद है, तो हम कहते थे कि एक फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, इस पर टोपोलॉजी टी एक्स है, इस पर टोपोलॉजी कौन सी है, टी वाई। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कैसे पढ़ते थे टोपोलॉजी में, हम कहते थे कि अगर वाई में से कोई ओपन सेट लें, फॉर एवरी ओपन सेट इन टी वाई देयर एग्जिस्ट अ, ये क्या करते थे हम, हाँ, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन इन एक्स, ठीक है, ये हम करते थे कि अगर यहाँ पर ओपन है तो उसका इनवर्स जो प्री इमेज है वो भी क्या होना चाहिए, पीछे एक्स में ओपन होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है मीट्रिक में, और ये जो मैंने साइड पे लिखी है ये किसकी थी, टोपोलॉजी। अच्छा, अब देखें कंटिन्यूस मैपिंग। कंटिन्यूस मैपिंग क्या, अब मैपिंग टी ऑफ अ मीटर स्पेस एक्स इनटू मीटर स्पेस वाई, ठीक, कि एक्स से लेकर वाई तक जो मैपिंग होगी वो कंटिन्यूस होगी इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। मतलब अगर यहाँ पर मैंने उसमें टोपोलॉजी में ये हमने बड़े तफसील से पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अगर हम मैप डिफाइन करवाएं एफ, तो ये एफ या टी ये कब कंटिन्यूस होगा, कि अगर यहाँ से हम क्या उठाएं, ओपन, मतलब ये देखो ना, अगर ये ओपन है तो इसका जो ये वाला इन्वर्स इमेज है इसको भी क्या होना चाहिए,
ओपन होना चाहिए। अगर ये ओपन है तो इसको भी क्या होना चाहिए ओपन, ये ओपन है तो इसको भी क्या होना चाहिए ओपन। तो देन जो टी होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। अच्छा एक बात बताएं, क्या किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने से मुराद ये है कि हर ओपन सेट जो है वो ओपन सेट पे ही मैप करेगा जाके? क्या किसी, फिर से सुन लें, क्या किसी फंक्शंस के कंटिन्यूस होने से मुराद ये है कि हर ओपन सेट जो है एक्स का वो ओपन सेट पे ही मैप करेगा जाके? जी, जब वो रिवर्स इमेज देखेंगे एक्स में, तो एक्स के लिए सब ओपन होंगे तो ही रिवर्स इमेज में ओपन होगा। नहीं, हमने वहां पर भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर वाई से कोई भी ओपन सेट्स उठाएं, उनके जो इन्वर्स इमेज हैं अगर वो एक्स में क्या हो, ओपन हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस वक्त जो है एक्स के ओपन सेट्स को उठाएं तो वो हमेशा ओपन सेट्स पे ही मैप करेंगे, ठीक है। तो ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब हमारे पास टी इनवर्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, कि अगर एक्स के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो ओपन सेट्स पे मैप करें तो देन टी इनवर्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर टी और टी इनवर्स कंटिन्यूस हो जाएं तो फिर और साथ प्लस बाइजेक्शन हो जाए तो हम ये चीज़ कहते हैं कि ये दो जो स्पेसिस होती हैं उनके दरमियान जो फंक्शन बन रहा होता है होमियो, ठीक है। ये चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ये देखिए, एफ इनवर्स के कंटिन्यूस होने को हम जो है वो एफ के ओपन होने के साथ रिलेट कर सकते हैं ना। हाँ एफ इनवर्स अगर कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक्स का ओपन सेट जो है वो वाई में जाके ओपन पे मैप हो रहा है। मतलब वही बात है, उलट है। क्या होता है, जब एफ कंटिन्यूस होता है तो वाई के ओपन सेट्स का इन्वर्स इमेज एक्स में ओपन होता है, लेकिन जब टी इनवर्स सॉरी कंटिन्यूस होता है तो तब एक्स के जितने ओपन सेट्स होते हैं वो वाई के ओपन सेट्स पे मैप हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि टी और टी इनवर्स दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस है। अगर दोनों कंटिन्यूस हैं और प्लस बाइजेक्शन है तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों स्पेसिस के दोनों जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा है, होम्योमॉर्फिज्म, नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। क्लियर बात। तो ये चीज़ हम लोगों ने टोपोलॉजी में तफसीलन इसको डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ गए तो हम उसको देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक लफ्ज आता है व्हाट इज अकोमोलेशन पॉइंट। आपको पता है अकोमोलेशन पॉइंट किसको बोलते हैं, लिमिट पॉइंट को बोलते हैं किसी सेट्स के, ठीक है। और इसका एक और भी नाम होता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिराइव सेट बोल रहे होते हैं। सही होगा। आपको ये भी अंदाजा होगा कि किसी सेट के फिलियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम यूनियन एम प्राइम। एम प्राइम से यहाँ क्या मुराद, हम ड्राइव लिमिट पॉइंट्स लिमिट का सेट। पॉइंट्स। तो ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द प्लेयर ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो ठीक है क्या, सही है। तो ये चीज़ों को बस याद रखें क्योंकि ये चीज़ें हमने टोपोलॉजी में पढ़ी थी, इसलिए हमने थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ तफसीलन हमने पढ़ी थी ये चीज़ें। आगे आता है डेंस सेट एंड सेपरेबल स्पेस। तो इसको ज़रा समझ लें कि अब कोई स्पेस जो है वो सेपरेबल कब होती है। अ सबसेट एम ऑफ मीटर स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस इन एक्स इफ, डेंस कब होती है कुछ स्पेस, अगर किसी सेट का प्लेयर लें तो पूरी स्पेस आ जाए तो वो क्या होती है, डेंस होती है। जैसे कि आपको पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है अगर इसका हम प्लेयर लें तो वो पूरी की पूरी क्या स्पेस आ जाती है, आर। सही यूजर टोपोलॉजी में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये रियल लाइन में क्या है, डेंस है। अब मुझे बताएं कि ये डेंस तो है आर में, क्या ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, नंबर काउंटेबल। काउंटेबल, ठीक है। तो ये काउंटेबल है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल, सही। सेट ऑफ अगर हम इंटरवल भी लिख दें तो वो भी अनकाउंटेबल, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ काउंटेबल। व्हाट इज काउंटेबल,
अगर हम काउंटेबल की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि अगर किसी सेट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या एग्जिस्ट कर जाए भला, बाइजेक्शन, क्या एग्जिस्ट कर 1 1 बाइजेक्शन। बाइजेक्शन। बाइजेक्शन, तो देन हम कहते हैं कि दैट सेट विल बी कॉल्ड काउंटेबल सेट। ठीक, तो सेट ऑफ रियल का हमें सेट ऑफ नेचुरल के साथ कोई ऐसी बाइजेक्शन भी नहीं मिलती, सो दैट्स व्हाई हम इसका डिस्प्रूव भी दे सकते हैं कि किस तरह से ये अनकाउंटेबल है। तो सेपरेबल स्पेस की यहाँ से ही हम डेफिनेशन को निकाल लेते हैं कि अगर किसी स्पेस का कोई ऐसा हमें सब सेट मिल जाता है जो उस स्पेस में एक तो क्या हो, डेंस, जैसे कि ये गौर किया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, आर में डेंस है, और विद प्लस, प्लस पॉइंट कौन सा है, प्लस वही जो सेट है वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो स्पेस आर होगी, सेट ऑफ रियल लाइन होगी, वो क्या होगा, वो जो स्पेस कहलाएगी दैट इज कॉल्ड सेपरेबल स्पेस। सही, तो समझने की कोशिश करें, एक्स इज साइड टू बी सेपरेबल स्पेस इफ इट हैज अ काउंटेबल सबसेट विच इज डेंस इन एक्स। ठीक है, तो इसको देख लें मजीद आगे। अच्छा, उसके बाद आता है कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जाहिर बात है यही एमसीक्यूज के तौर पे आती है कि रियल लाइन जो होती है वो सेपरेबल होती है, कम्प्लेक्स प्लेन जो होती है वो क्या होती है, सेपरेबल होती है। किस तरह से जी को हम किस तरह से ले सकते हैं, ए प्लस आएगा बी, तो इसका भी तल्लक रियल के साथ होता है, इसके तल्लक भी रियल के साथ होता है, रियल भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, सो वो भी डेंस होगी। तो इस वजह से अगर मतलब इसका प्रूफ की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेबल स्पेस हो जाएगी। आगे आती है जी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कौन सी स्पेस होती है जिसमें डिस्टेंस, अच्छा एक यहाँ पर बात, जब हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बना रहे होते हैं तो कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि डिस्क फॉर, क्योंकि हमने शायद ये बात को डिस्कस ना किया हो, फॉर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, टॉपिक तो गुजर गया लेकिन मुझे बात अब याद आई है, ओपन बाल। मुझे कोई बताएगा कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के लिए ओपन बाल क्या बाउंड्री होती है, एनीवन? द ओपन बाल फॉर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस वो स्पेस होती है जिसमें डिस्टेंस या तो जीरो होता है या क्या होता है, वन होता है। क्लियर बात? तो यहाँ पर ओपन बॉल किस तरह की बनेगी, या तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पेस कौन सी आ जाएगी, पूरी की पूरी एक्स आ जाएगी, या क्या आएगा भला सेकंड नंबर पे, दो दो चीजें आती हैं। यूनिट बॉल। यूनिट बॉल। हमारे पास बिल्कुल सिंगलटन क्या आ जाएगा, नहीं नहीं, सिंगलटन सेट आ सिंगलटन जाएगा, सेट एक्स आएगा। एलिमेंट आ जाएगा। इसीलिए तो वो जब हमारे पास जब हम इसकी वो बना रहे होते हैं ना टोपोलॉजी, तो आपको पता है वो सारे के सारे सिंगलटन भी आ जाते हैं, फिर एक्स भी आ जाता है, तो इसका मतलब है सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। बट नंबर वन एमसीक्यू के हवाले से बात बता रहा हूँ, स्पेस जब हम ओपन बॉल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये याद रखिएगा वहां पर भी दो केसेस होते हैं। एक केस होता है कि जब हम जो आर है उसको क्या लेते हैं, जीरो और वन के बिटवीन, सही हो गया ये एक के, ये नंबर वन केस है। और नंबर टू केस ये होता है कि आर को हम लेते हैं वन से ग्रेटर। जब हम आर को वन से ग्रेटर लेते हैं तो वो पूरी स्पेस आ जाती है एक्स। जब हम उसको जीरो और वन के दरमियान लेते हैं तो दैट डन क्या आ जाता है, सिंगलटन सेट आ जाता है। ठीक है, तो जो मैंने नोट्स सेंड किए हैं वहां पर इसका प्रूफ भी है, आपको मिल जाएगा कि इसके, शायद मैंने उल्ट ना बोल दिया हो लेकिन आप प्रूफ में चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से सिंगलटन बनता है। ये कंडीशंस को बस माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसको मैंने देखा है एज एमसीक्यूज के तौर पर ये चीज़ों को पूछ लेते हैं। ये माइंड में मेरे में आया तो आपको डिस्कस कर लिया, अच्छा, क्योंकि वो डिस्क्रीट की बात सामने आ गई। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्क्रीट मीटर स्पेस। अ मीटर स्पेस एक्स इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। ठीक है, अगर एक्स हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा, तो फिर हम उसकी, देखें ना, द काइंड ऑफ मीट्रिक इम्प्लाइज दैट नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स कैन बी डेंस इन एक्स। मतलब अगर हम उसका कोई सबसेट ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, अगर वो इन्फिनिट होगा तो हमें कोई नॉन प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा कोई भी। लेकिन अगर एक्स क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए, तो हमें उसके प्रॉपर क्या मिल जाएंगे, सबसेट्स मिल जाएंगे। जब प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएंगे देन आप वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। डेंस है तो उसका मतलब वो काउंटेबल हो जाएगा।
दैट मीन कि वो जो स्पेस है वो क्या बन जाएगी, सेपरेबल बन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आता जी एल इन्फिनिटी स्पेस। तो याद रखिएगा कि एल इन्फिनिटी स्पेस क्या होती है, ऐसी स्पेस जिसमें सीक्वेंसेस होती हैं, लेकिन कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं, जो बॉन्डेड होती हैं। और आपको पता है इसमें मतलब यही चीज़ें याद रखने वाली, इसमें जो डिस्टेंस है वो सुप्रीमम वाला डिफाइन है। ठीक हो गया, या मैक्सिमम वाला नहीं, सुप्रीमम वाला, सॉरी। तो यहाँ पर अगर सेपरेबल इज नॉट सेपरेबल, तो यहाँ पर प्रूफ तो इसका लंबा है, हम उसको नहीं देखेंगे, लेकिन इस बात को याद रखें कि उसने यहाँ से मतलब तरीका देख लें, यहाँ से उसने सीक्वेंसेस उठाई हुई हैं, फिर वहाँ से एक सेट को उठा लिया, वो लास्ट पे जाके कहता है कि वो हमारे पास एम जो है वो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है तो इसका मतलब है एल इनफिनिटी जो होगी दैट इज नॉट सेपरेबल। ठीक। व्हाट इज एलपी स्पेस? एलपी स्पेस के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसी स्पेस जिसमें जो सीक्वेंसेस की टर्में होती हैं जिनकी पावर अगर पी लें, xi2 की पावर पी लें प्लस सो, तो ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। और आपको पता है इसमें जो डिस्टेंस डिफाइन होता है दैट इज आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और साई आई माइनस जे इसकी पावर 2, और आई थिंक नहीं यहाँ पी आता है फिर, और इसकी पावर 1/p। ये मैंने फार्मूलेशन ठीक लिखी है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर p को 2 कर दे तो ये कौन सी स्पेस बन जाएगी, हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगी। क्लियर। अच्छा, तो द स्पेस एल पी, ठीक है, इज अ सेपरेबल स्पेस। तो अगर पेपर में मतलब फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज आ जाए कि क्या एल स्क्वायर जो होगी वो सेपरेबल होगी, तो क्या सेपरेबल होगी, मतलब हिल्बर्ट स्पेस सेपरेबल होगी। जी। Yes, because this space is satisfy this separable space conditions for p from 1 to लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, मतलब आर पीस के लिए ये बात क्या है, ट्रू है। इसका मतलब है कि अगर ये सेपरेबल है तो हमें एक लाजमी तौर पर एक ऐसा सबसेट मिलेगा कि जो हमारे पास क्या होगा, वो डेंस भी होगा उसमें, और क्या होगा, काउंटेबल भी होगा। प्रॉब्लम शीट नंबर 3 है, इसमें चेक कीजिएगा कि किस तरह से इसमें ओपन बॉल वगैरह, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एज अ थ्योरम है, शो दैट एनी नॉन एंटिटी इज अ ओपन इफ एंड ओनली। आपको पता है कि जो ओपन सेट्स होता है वो ओपन सेट्स बार्स की यूनियन होता है। तो इन चीज़ों को देखिएगा। उसके बाद ये चीज़ें भी हमने वहाँ पर सारी पढ़ी हुई, इक्वालिटी के साथ इनक्वालिटी। तो अगर किसी ने ये चीज़ों को दोबारा से स्टडी करना है तो वो टोपोलॉजी को वहाँ पर हमने साथ साथ ही अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जाके देख लें। आगे बाउंड्री आ जाती है। आपको पता है सेट की बाउंड्री से क्या मुराद होता है, अगर हम क्लोजर में से इंटीरियर को निकाल दें तो वो हमारे पास क्या होती है, बाउंड्री होती है। और आपको पता है हमने पढ़ा था बाउंड्री ऑलवेज क्या होती है, क्लोज होती है। और अगर बाउंड्री किसी, ये सारी हमने चीज़ें टोपोलॉजी में डिस्कस की हुई है लेक्चर में। बाउंड्री अगर 0 आ जाए तो सेट ओपन भी होता है और सेट क्लोज भी होता है, दैट मीन कि वो सेट क्या होता है, क्लोपन होता है। सही हो गया, तो ये चीज़ों को देखिएगा। आगे आता है जी, हमने क्योंकि हमारा पहले की डेफिनेशन के साथ है स्पेस बी ए बी, तो हमारे पास ये वो बाउंडेड फंक्शंस हैं जो इंटरवल ए और बी के दरमियान है, हमने कल भी पढ़ा था। और इसमें भी सुप्रीमम के साथ आता है, सॉरी या मैक्सिमम के साथ आता है, सॉरी। शो दैट जो हमारे पास ये बाउंडेड स्पेस होती है फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये क्या होती है, नॉट अ सेपरेबल स्पेस। तो ये एज ए एमसीक्यू के तौर पर याद रखना। ठीक है। आगे आता है कंटिन्यूस मैपिंग। तो हमने कंटिन्यूस मैपिंग के लिए पढ़ा था कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन हो तो जो हमारे पास जो स्पेस होती है, वो जो मैप बन रहा होता है वो कंटिन्यूस मैप होता है। ठीक। लेकिन अगर हमारे पास हम वाई में से क्लो, ये भी टोपोलॉजी में रिजल्ट पड़ा था कि अगर क्लोज सेट उठा लें और उसका इनवर्स इमेज भी जो हो वो क्लोज हो, तो देन इसका मतलब होता है कि वो हमारे पास जो मैपिंग होती है फिर भी कंटिन्यूस मैपिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर अ कंटीन्यूअस मैपिंग नीड नॉट टू बी ओपन। ये भी बात तो मैंने पहले डिस्कस कर दी है कि अगर कोई मैपिंग जो है कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन जो है वो ओपन पे ही मैप करेगा। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ओपन ओपन पर ही मैप करे जाके तो उसको हम कहते हैं कि एफ इनवर्स जो है वो क्या है, कंटीन्यूअस है। और इसको ओपन मैपिंग थ्योरम भी कहते हैं। वो अगर आगे जाकर उसको देखेंगे।
तो ओपन मैपिंग थ्योरम हमें क्या कहता है। अच्छा, आगे आती है कन्वर्जेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंस का सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंस क्या होती है किसी सीक्वेंस की। तो a sequence xn in a metric space is said to be converged or convergent if there exists x। मतलब बात करने का ये है कि अगर हम लिमिट लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही, किसकी, डी एक्स एन टू एक्स, तो वो अगर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, एक्स को कर रहा है। या हम कहते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही, एक्स एन इज इक्वल टू, अगर x आ जाए हमारे पास, इसका मतलब है ये एक्स इसका क्या है, एक्स एन का लिमिट पॉइंट है। तो आपको पता है अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोबारा से वही सीक्वेंस 1+1/n ले लें, तो आपको पता है यहाँ पर अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन लें तो ये किसको कन्वर्ट करेगी, 1 को, सही। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी दूसरी डेफिनेशन को हम ये कह सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन का 1 से जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। ठीक हो गया, दूसरे मीनिंग में हम ये कह सकते हैं। तो ये अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं करती तो दैट मीन के वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सही हो गया। अच्छा, ये कल भी हमने पढ़ा था कि कोई जो हुई कॉलम नॉन-नेगेटिव सबसेट m जो है x का बॉन्डेड होगा अगर डायमीटर हमारे पास क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो कल भी हमने पढ़ा था। और एक सीक्वेंस जो होती है वो बॉन्डेड सीक्वेंस होती है इफ कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज अ बॉन्डिंग सबसेट ऑफ x। तो हमारे पास ये बॉन्डनेस का तलक आ जाता है। आगे हम बॉन्डनेस के बारे में पढ़ते हैं कि लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस देन। अब कल भी हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था स्टार्ट में कि जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होती है वो लाजमी तौर पर क्या होती है, बॉन्डेड होती है। और जाहिर बात है कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। अगर कन्वर्ज करेगी तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ऑलवेज यूनिक होगा। सही होगा। सेकंड नंबर पे अगर एक्स एन जो सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ट करती है, वाई वाई को करती है, इन एक्स एक्स एक बड़ी स्पेस है जिसके अंदर एक्स एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, एक्स को, और वाई एन किसको कर रहा है, वाई को। ठीक है, ये बड़ी स्पेस है। तो हम कहते हैं कि अगर इनका जो डिस्टेंस होगा, ये एक्स एन का और वाई एन का, क्योंकि ये सीक्वेंसेस हैं, इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी कन्वर्ट किसको करेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सही होगा। एक्स एंड वाई जो है वो क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी है। तो ये रिजल्ट अच्छे से इसको समझने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज काशी सीक्वेंस इन अ मीटर स्पेस। तो काशी सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें कि क्या होती है। A sequence x and a meter space is said to be Cauchy or a fundamental if for every epsilon greater than 0, मतलब पॉजिटिव मिल जाए, there exists a n। फॉर एग्जाम्पल बात करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक हो गया। उसके बाद एक n पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये बात को समझिएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सीक्वेंस जो भी हम ले रहे हैं वो काशे कब होगी कि अगर हमारे पास एक ऐसा n हमें मिल जाए कि जिसके बाद जब भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लें, मतलब अब n के बाद जितने भी 2 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस लें वो ऑलवेज क्या है, लेस लेस देन क्या है, एप्सिलॉन से। सही हो गया। अगर वो लेस देन एप्सिलॉन से आता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ऐसी सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज अ काशी सीक्वेंस होती है। सही हो गया। तो उसके बाद अगर किसी स्पेस कोई स्पेस कंप्लीट कब होती है, क्योंकि ये मेन टारगेट था हमारा इस चैप्टर का, व्हाट इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो स्पेस एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ फॉर एवरी काशी सीक्वेंस इन एक्स क्या करे, कन्वर्ज करे, एंड लिमिट इसकी क्या हो, उसी स्पेस के अंदर हो। जैसे कि अगर बात करें आप एक्स इज इक्वल टू आर माइनस ए, तो क्या ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है ये वाली जो सामने, या क्या ये कंप्लीट स्पेस है आर माइनस ए, या आप यहाँ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस
0 ले लें तो क्या ये मीटर सॉरी कंप्लीट है मीटर स्पेस? तो ये आपके पास कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस ले लें एक्स एन नो 1/n, आपको पता है ये कन्वर्ट किसको कर रही है 0 को, बट 0 इज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, r-0 से। हमारे पास हम कह रहे हैं कि ऐसी स्पेस जिसकी तमाम जो काशी सीक्वेंसेस हैं वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करें, तो दैट्स मीन कि वो जो स्पेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, ये कंप्लीटनेस होती है। तो काशी सीक्वेंस की भी आपको समझ आ गई होगी। आगे रियल लाइन जो होती है, द रियल लाइन एंड कम्प्लेक्स प्लेन ऑलवेज क्या होते हैं, कंप्लीट होती हैं। तो इनके यहाँ पर प्रूफ तो गिवन नहीं है इस बुक में भी, तो जैसे याद रखिए कि आर एंड सी आर ऑलवेज क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, स्पेस इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, आगे आ जाता है जी, व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस थ्योरम क्या होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो लाजमी तौर पर क्या होती है, काशी होती है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? तो इसका जो कन्वर्स है नॉट अ ट्रू। तो बता सकते हैं इसका कन्वर्स कब ट्रू होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काशी सीक्वेंस है, बट कब जो होगा कि काशी सीक्वेंस भी जो है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। एनीवन? मीट्रिक स्पेसिस में मीट्रिक स्पेस, हाँ मीट्रिक स्पेस में ही हम पढ़ रहे हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन द मीट्रिक स्पेस इज अ काशी सीक्वेंस। तो मेरा बात करने का मकसद है कि अगर कोई स्पेस जो है वो काशी सीक्वेंस हो, ठीक है, कोई सीक्वेंस सॉरी काशी सीक्वेंस हो, तो कब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, क्योंकि कन्वर्स तो ट्रू नहीं है इसका, आपको ऐसी एग्जांपल मिल जाती हैं कि जो सीक्वेंस तो काशी होती है बट दैट इज अ नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका कन्वर्स तब ट्रू होता है अगर इसमें ऐड कर दें एक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट। कौन सा? कि अगर हमें एक ऐसी क्या मिल जाए, सब स्पेस मिल जाए, मतलब यहाँ मैं कहता हूँ कि एक्स एन क्या है, काशी है। एक्स एन क्या है, काशी। अगर हमें एक ऐसी इसकी सब सीक्वेंस वाई एन मिल जाती है एक्स एन की, कि जो वाई एन है वो क्या करती हो, कन्वर्ज करती हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो काशी सीक्वेंस होगी दैट सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई जो सीक्वेंस है काशी सीक्वेंस, अगर वो क्या हो, कन्वर्जेंट भी हो, सॉरी उसकी सब सीक्वेंस एक मिल जाए जो हो क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस हमने ली थी काशी सीक्वेंस दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, आगे ये थ्योरम का रिजल्ट है, इसको देखते हैं जरा कि ये क्या कहता है। कहता है कोलेयर एंड क्लोज सेट, लेट एम बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मीटर स्पेस। अगर एम जो है वो किसी मीटर स्पेस का सबसेट है, ठीक, एंड एम जो है डैश इट्स, जो कॉन्जुगेट की यहाँ पर एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं, इट्स कोलेयर डिफाइन एज, देन वो कहता है कि अगर हम ये देखें ना, यहाँ पर ये अगर बड़ा एक्स हो और छोटा एम हो, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको पता है एक्स एम के क्लियर से बिलोंग कर रहा है, तो क्लियर का जो सेट होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, एम से ना बड़ा होगा ना, इससे ये वाला। तो वो कहता है कि अगर एक्स जो है वो क्लियर से बिलोंग करता है, तो इफ एंड ओनली हमें एक ऐसी सीक्वेंस जरूर मिलेगी, कहाँ से, एम से, यहाँ से, कि जो जो किसको कन्वर्ज करे, एक्स को कन्वर्ज करे। सही हो गया, जो किसको कन्वर्ज करे, एक्स को कन्वर्ज करे। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर एक्स जो है वो क्लियर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर सकता है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर सकता है। एनीवन, किसी को आइडिया है इसके बारे में? क्योंकि आपको पता है ना कि जो क्लियर होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो होता है एम यूनियन एम के ड्राइव्ड पॉइंट। तो एक्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये यूनियन की डेफिनेशन है कि बेसिकली, वो या तो एम से होगा, या फिर एम डिराइव से होगा। एग्जैक्टली ये यूनियन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से ही हम इसको प्रूव करते हैं कि जी अगर हमारा कोई
कोई भी जो एक्स है वो कहाँ पर पड़ा है, सेट ऑफ क्लियर में पड़ा है, तो फिर इसका मतलब है वहां पर एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी कि जो उस पॉइंट को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस थ्योरम। और अगर बी क्या है कि अगर कोई सेट जो है एक्स का सबसेट एम जो है वो क्लोज्ड होगा, इफ क्लोज की एक और भी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि एम क्लोज कब होगा, कि अगर एम का कंप्लीमेंट लें तो वो क्या आ जाए, ओपन आ जाए। लेकिन ये अनदर डेफिनेशन है कि एम क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए, एक्स एन इम्प्लाइज टू एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स कहाँ से बिलोंग करता हो, एम से। देखें अब बात को जरा समझने की कोशिश करें। ये है एक्स और ये क्या है, एम। ये आपको सही ये विजुलाइज हो रहा है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा, ये जो पेंसिल सही चल रही है। जी नहीं, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। ये एम है। अब इस हाँ बात जी। को समझने की कोशिश करें कि एम से बड़ा क्या होगा यहाँ पे, एम कॉन्जुगेट, मतलब कि एम का प्लेयर, ये चीज, ये एम है छोटे वाला, ये वाला। अब हमारे पास एम कब क्लोज होगा, आपको पता है कि या तो एक्स जो है वो एम के अंदर आ सकता है, या ये जो छोटी सी बाउंड्री है यहाँ पे बाहर वाली, या यहाँ से आ सकता है। अगर हमें ऐसी सीक्वेंस एक्स एन मिल जाए एम में, ठीक है, कि वो जो सीक्वेंस है वो एक ऐसे पॉइंट को एक्स को कन्वर्ज करे कि जो एम से, मतलब लिमिट पॉइंट से ना एक्स हो, बल्कि कहाँ से हो, एम से ही हो, तो देन हम क्या कहते हैं कि वो जो हम एम सेट ले रहे हैं वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। क्लियर बात होगी। किसी भी सेट को चेक करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं, एक कंप्लीमेंट का क्राइटेरिया है एंड एन अदर वे इज द सीक्वेंस, ठीक है। तो आप सीक्वेंस से भी देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसी सीक्वेंस मिल जाए कि जो उसी सेट में एम में ही क्या करे, कन्वर्ज करे, तो आप क्या कह रहे होते हैं कि वो जो सेट होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज, ये थ्योरम तो आपकी जान नहीं छोड़ेगा चैप्टर नंबर 7 तक भी, ठीक है, बल्कि 3rd तक भी, कि a subspace M of a complete meter space, मतलब अगर x जो है ये क्या हो, कंप्लीट हो, अगर हम इसका सबसेट y ले लें x का, हमने चेक ये करना है कि y कंप्लीट कब होगी स्पेस। तो अगर y का हम कंप्लीमेंट लें, y का क्या लें, कंप्लीमेंट लें, वो क्या आ जाए, वो ओपन आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, y क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। अगर y सबसेट है x का और x कंप्लीट है और एक्स वाई क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो एम होगा वो क्या होगा, सॉरी, क्या है, ओके, a subspace M of the complete meter space X is itself complete if and only if M क्या हो, closed हो। अगर M closed हो जाए तो दैट मीन के जो हमारे पास हम यहाँ पर असल में ना वो y मैंने ले लिया था, M ले लेते तो फिर उसके साथ अटैच हो जाता था। तो खैर आपको समझ तो आएगी होगी कि जो सबसेट लेते हैं अगर वो क्लोज हो जाए, प्लस जो बड़े वाली स्पेस है वो क्या हो, कंप्लीट, तो देन जो छोटे वाली स्पेस होगी वो भी क्या बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कंटिन्यूस मैपिंग, अ मैपिंग, ठीक है, t from x to y of a meter space into meter space another meter space is a continuous mapping होगी at a point x naught if and only if, ठीक है। ये देखें, फिर बात को समझें कि हमने कंटिन्यूस की तकरीबन 2-3 फॉर्म्स पढ़ ली। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर डिस्टेंस, दोबारा से सुनने, एक्स नॉट का एक्स से डिस्टेंस अगर हमें लेस देन क्या मिल जाए, एप्सिलॉन, और उसके लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए कि जिसमें हमारे पास सॉरी सॉरी यहाँ पर टी एक्स नोट आएगा और टी एक्स आएगा, और अगर डिस्टेंस एक्स नोट का और एक्स का जो है वो लेस देन हमें डेल्टा से मिल जाए, तो हम कहते हैं कि जो टी बन रही थी ना एक्स से वाई, वो मैपिंग क्या थी, कंटिन्यूस। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, हम कहते हैं कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अगर ओपन मिल जाए तब भी वो कंटिन्यूस है। फिर हम थर्ड कहते हैं कि अगर क्लोज का इनवर्स इमेज क्लोज मिल जाए तब भी वो क्या है, ओपन। नंबर 4 पे हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन करवाते हैं कि अगर हमारे पास एक्स, मतलब ये है ना, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, तो अगर एक्स एन किसको कन्वर्ज करे, एक्स नोड को, सही। तो यहाँ पर अगर टी एक्स एन जो है वो किसको करे, टी एक्स नोड को।
तो हम कहते हैं कि ये जो मैप हमने डिफाइन करवाया दैट इज अ कंटिन्यूस मैप। सही हो गया। तो अब मेरी बात फिर से सुन लें। अगर हमारे पास जो टी एक्स एन है, सॉरी एक्स एन जो है वो क्या करे, एक्स नोड को कन्वर्ज करे, और हमने प्रूफ ये करवाना होता है कि टी एक्स एन जो है वो टी एक्स को क्या करे, कन्वर्ज करे। अच्छा, कोई इसकी इसकी बात बताएगा कि इसके कन्वर्ज करने से क्या मुराद है। इसके इसके कन्वर्ज करने से मुराद ये है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी, और डिस्टेंस किसका ले रहे हैं, टी एक्स एन का, किससे, टी एक्स नोड से। अगर टी एक्स एन जो है वो टी एक्स नोड को कन्वर्ज करता है तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, 0। एग्जैक्टली जीरो। तो ये चीज़ों को भी माइंड में रखें भी, ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों में से आई हैं, इसीलिए ये, क्योंकि मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए करता हूँ क्योंकि ये थ्योरम की जब आप प्रूफ कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये बेसिकली उसमें यूज हो रही होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। अब ये जो प्रॉब्लम शीट नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सीक्वेंस, इफ अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मीटर स्पेस इज कन्वर्जेंट, मतलब बात करने का ये है कि अगर कोई हम एक्स एन जो सीक्वेंस है वो कहाँ से लेते हैं, किसी स्पेस एक्स से, तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस लेंगे किस तरह की होंगी, एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन थ्री, ये अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। और आपको पता है कन्वर्जेंट है तो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, नंबर यूनिक होगी, और एडिशनल पॉइंट जो इसकी सब सीक्वेंसेस होंगी वो भी उसी पॉइंट को क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, जिसको खुद सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। सेकंड पार्ट, इफ एक्स एन इज अ Cauchy एंड हैज द कन्वर्जेंस सब सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स एन क्या है, Cauchy है, हमें उसकी सब सीक्वेंस एक मिल जाती है एक्स एन के जो एक्स कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है जो एक्स एन होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये आपको किस थ्योरम के साथ ये अटैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आया कुछ माइंड में, हमने इस तरह की पहले की चीज पढ़ी है। ये आपको वो जो हमने काशी थ्योरम पढ़ा ना कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काशी सीक्वेंस, ये उसके साथ कन्वर्स है उसका। ठीक है, अच्छा, ये बॉन्डलेस के काशी सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, बॉन्डेड। तो आपने वो वहाँ पर वो भी पढ़ा था कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो भी क्या होती है, बॉन्डेड होती है। तो इन चीज़ों को देखिएगा। सही हो गया। हम जब सी को कंप्लीट प्रूफ करते हैं तो आर का हेल्प ले रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सी बेसिकली बनता कैसे, आपको पहले भी पता है ए प्लस आएगा भी, यहाँ पर भी रियल होता है, यहाँ पर भी, तो अगर हम ए एन ले लें और आएगा बी एन ले लें तो ये भी सीक्वेंस ए को कन्वर्ट करेगी उसी स्पेस के अंदर, ये भी उसी करेगी। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सी होता है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक हो गया। ठीक है, आगे आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में देखें कि आप लोग बस याद रखें, याद प्रूफ भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप आर को, मतलब आर और सी जो हैं वो हमारे पास बैकबोन है। ठीक है, कि हमारे पास इसको यूज़ करके हम आर एन को और सी एन को प्रूफ करते हैं कि हमारे पास अगर आर कंप्लीट है, सी कंप्लीट है, तो फिर आर एन और सी एन भी क्या होंगी, कंप्लीट। तो आप यहाँ से अंदाज अगर वो, तो फिर आप कह सकते हैं आर थ्री भी कंप्लीट है, आर फोर भी। जिस तरह से हम एल पी कह रहे थे कि एल पी हमारे पास क्या थी, सेपरेबल थी, तो इसका मतलब है एल स्केयर भी सेपरेबल होगी, इसी सारी। ठीक है, और ये एल इन्फिनिटी, ये सारी अगर तो स्पेसिस समझ आई हैं आप लोगों को तो ये आपके लिए आसान है कि एल इन्फिनिटी भी कंप्लीट है। उसके बाद सी, ठीक है, तो ये वो स्पेस होती है जिसमें तमाम कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं, ये भी स्पेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। एल की जो होती है ये भी क्या होती है, सेपरेबल भी होती है प्लस कंप्लीट भी होती है। आगे सी ए बी, ये भी स्पेस जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट मीटर स्पेस होती है। तो कंप्लीट मीटर स्पेस की अगर समझ है तो अच्छा। उसके बाद आता है एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट मीटर स्पेस। तो अगर आप स्पेस रैशनल नंबर की ले लें, ठीक है, तो इसमें अगर डिस्टेंस ये वाला ले लें तो ये आपके पास कंप्लीट नहीं होगी। क्यों कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इसमें डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्पेस ले लें एक्स एन, मैं आपको बताता हूँ कोई ऐसी स्पेस, अगर
अगर मैं ले लूँ xn इज इक्वल टू √2 + 1/x, तो ये जो सीक्वेंस मैंने ली है ये किसको कन्वर्ज करेगी? √2। एग्जैक्टली और √2 हमने, क्योंकि स्पेस तो हम कौन सी लेकर जा रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये कौन सा आ गया नंबर, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, तो ये तो उससे बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ रैशनल नंबर से। तो हम क्या कहते हैं कि जो स्पेस क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर दैट इज नॉट अ कंप्लीट मीटर स्पेस। आगे जो हम चाहते हैं पोलिनोमियल ले लें, क्या कि ऐसी स्पेस ले लें कि जिसमें हमारे पास क्या हो, पोलिनोमियल्स हों, तो वो भी स्पेस अगर आप गौर करें तो आपके पास कंप्लीट नहीं होती। फिर उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शंस वाली जो हमने ली थी स्पेस फ्रॉम 0 to 1, ये भी कंप्लीट नहीं होती। तो कुछ आपने कंप्लीट और कुछ इनकम्प्लीट मीटर स्पेसिस को याद रखना है। सही हो गया। तो यहाँ पर इसकी एक्सरसाइजेस को लाजमी देखिएगा। तो ये तो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सी ए भी कंप्लीट होता है, डिस्क्रीट मीटर शो दैट डिस्क्रीट मीटर स्पेस भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सही हो गया। तो यहाँ से ये है कि जब हम ये प्रॉब्लम शीटों को देखते हैं तो हमें काफ़ी हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी है कि पार्शियल सीक्वेंस जो होती है डज नॉट कन्वर्ज। प्रॉब्लम 13 को पीछे है, उसके लिए वो कन्वर्ज नहीं करती। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे जनरल क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड, कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसा थ्योरम पढ़ा था कि जिसमें आप पढ़ते हैं कि कोई भी अगर आप फाइनाइट ग्रुप उठा लें तो वो लाजमी तौर पर आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के। तो इस थ्योरम का क्या नाम था? कैलेस थ्योरम। कैलेस थ्योरम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। आप वहां पर जब उसका प्रूफ कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, तो आप वहां पर कह रहे होते हैं कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज इम्बेडेड इनटू द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। इम्बेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब कि वहां पर अगर हम देखें ना, तो हम 1-to-1 मैप डिफाइन करवा रहे होते हैं। तो जब हम उसका प्रूफ करते हैं, वैसे तो प्रूफ दो तरह के हैं, एक ग्रुप एक्शन में, एक दूसरा है। तो वैसे दोनों में ही हम तकरीबन हमारा जो काम होता है मेन इंजेक्शन का होता है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये कुछ उस तरह का टॉपिक है कि मैं उस तरह का कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लें कि कोई भी मीटर स्पेस है, हम तो काफ़ी ज़्यादा मीटर स्पेसिस को पढ़ा है, जो हमारे पास मीटर स्पेसिस है कंप्लीट। अब बात आती है इनकम्प्लीट। क्या हम जो इनकम्प्लीट मीटर स्पेसिस होती हैं, क्या हम उनको कंप्लीट बना सकते हैं? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। डेफिनेशन है आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक जो होती है ये बेसिकली आइसोमेट्रिक मैपिंग हम इसको कहते हैं। कि लेट हमारे पास आइसोमेट्रिक स्पेसिस कौन सी होती हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कि लेट हमारे पास एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और ये एक अनदर मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। तो हम पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज आइसोमेट्रिक मैपिंग। ठीक है। ऐसी मैपिंग जो डिस्टेंस को, आपको पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा कि ऐसी मैपिंग जो एंगल को प्रिजर्व रखती है, उस मैपिंग को क्या बोलते थे हम, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो यहाँ पर ऐसी मैपिंग जो हमारे पास डिस्टेंस को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे पास है एक्स है और यहाँ पर वाई है। ठीक है। और मैपिंग क्या है, एफ। अच्छा, मैं यहाँ से ना उठाता हूँ x1 और x2, इसका डिस्टेंस आता है 3। सही हो गया। अगर मैं मैप डिफाइन करवाता हूँ, ये आ जाता है एफ ऑफ x1, ये क्या आ जाता है एफ ऑफ x2, ये 2 पॉइंट आ सकते हैं। अगर इनके दरमियान भी डिस्टेंस क्या हो, 3 हो, तो क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। तो ये कंडीशन होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, तमाम एक्स के लिए जो कि एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर बात। तो अगर डिस्टेंस, अब मैपिंग इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्री कहलाती है जो कि डिस्टेंस को क्या रखती है, प्रिजर्व रखती है। तो दैट्स मीन के डिस्टेंस दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। बराबर आ जाएंगे तो इस मैपिंग को हम जैसे वहां पर क्या कहते थे, कन्फॉर्मल मैपिंग कहते थे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो मैपिंग है ये मैपिंग कौन सी है, आइसोमेट्रिक है मैपिंग। ठीक है। आगे बी, दिस स्पेस एक्स इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक।
सही। जो x है ये क्या कहलाएगी, आइसोमेट्रिक स्पेस कहलाएगी विद द स्पेस x डैश इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव आइसोमेट्री ऑफ x onto x नॉट। सही हो गया। तो हम इसको देखते हैं, द स्पेस x एंड x प्राइम आर देन कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्पेसेस। तो इसकी समझ लगी है आपको? इससे मुराद ये है, अगर x और दूसरी हम y ले लें फॉर एग्जांपल, इसके दरमियान जो फंक्शन है हमने लिया है, अगर तो वो डिस्टेंस को भी प्रिजर्व रखता हो, प्लस क्या हो जाए, प्लस क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो x है ये y के साथ क्या है, आइसोमेट्रिक है। सही हो गया। बात समझ आई? ये जो x है इज आइसोमेट्रिक विद द स्पेस x प्राइम, लेकिन यहाँ मैंने y लिया है, आप इसको चेंज कर लें, मैंने इसलिए अलग अलग लिया ताकि समझने के लिए आसानी हो। सही हो गया। अच्छा उसके बाद ठीक है, यहाँ पर ओहो ये, तो यहाँ पर हमारे पास है वी कैन नो स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम दैट एवरी मीटर स्पेस कैन बी कंप्लीटेड। हाँ, हमारे पास जो इनकम्प्लीट मीटर स्पेसेस होती हैं उनको भी हम क्या बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं। द स्पेस फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है एक्स कैप अकरिंग इन दिस थ्योरम इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ गिवन स्पेस एक्स। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को जरा देखते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या कहता है। आपको पता है कि हमने कम्प्लेक्स में पढ़ा था कि अगर हमारा किसी फॉर ऑल जी बिलोंग टू, क्या पढ़ा था, फॉर ऑल जी बिलोंग टू, हमने दो तरह की प्लेयर्स ली थी ना, पहली प्लेयर्स को यहाँ कम्प्लेक्स में हमने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो उसको डब्ल्यू का नाम दे दें। अगर ये डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए तो हम फंक्शन को क्या कहते थे, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। तो इसी तरह से हम इसका भी रिजल्ट देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट क्या कह रहा है बेसिकली। ये रिजल्ट ही हमारा जो मेन चीज है जिसके लिए हमने पिछली स्टडी की है। तो देखें, फॉर अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। देखें हमारे पास एक ऐसी ये वाली स्पेस है, ये क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं 2-4 मिनट। इनकम्प्लीट, वो कहता है इसके लिए एक ऐसी क्या एग्जिस्ट करेगी, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करेगी। मतलब कि ये एक्स से ही हम एक्स कैप पे आए हैं। क्लियर होगी बात? तो ये क्या बन जाएगी फिर, कंप्लीट। हम उसको कंप्लीट करना है इनकम्प्लीट को, कैसे, कहता है कि उसके लिए लाजमी तौर पर एक ऐसी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करेगी विच हैज अ सब स्पेस डब्ल्यू। इसकी सब स्पेस क्या होगी, डब्ल्यू होगी, दैट इज आइसोमेट्रिक विद एक्स। ये जो डब्ल्यू होगी ये आइसोमेट्रिक किसके साथ होगी, एक्स के साथ। ये जो अब आपको पता है आइसोमेट्रिक भी क्या होता है, डब्ल्यू से एक्स की तरफ क्या होगी। इसलिए मैंने कहा था इसका तल्लक कुछ किसके साथ है, वो वाला जो मैंने थ्योरम बोला था, इंडेंडेड के साथ। तो अगर आपके पास जो एक्स है उसके लिए हमें क्या मिल जाए, इनकम्प्लीट क्या मिल जाए, एक्स के लिए हमें एक कंप्लीट ये वाली स्पेस मिल जाए एक्स कैप, तो वो कहता है उसकी एक सब स्पेस एक डब्ल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी दैट विल दैट विल बी आइसोमेट्रिक विद एक्स एंड इज डेंस इन एक्स कैप। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ये कंप्लीट है ये वाली चीज, सही है, एंड इज डेंस इन एक्स, मतलब डेंस का मतलब ये होता है कि डब्ल्यू का अगर हम प्लेयर में तो वो पूरी स्पेस पे आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। सही हो गया। दिस स्पेस एक्स कौन से वाली, कैप इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज। मतलब किसी भी एक्स इनकम्प्लीट के लिए जो हमें एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस मिलती है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। दैट इज इफ एक्स, ये वाला आप इसको एक्स डैश कह लें, इज एनी कंप्लीट मीटर स्पेस हैविंग द dense subspace W isometric with X, then X and X मतलब X prime and X cap are isometric।
कहता कि अगर इसके लिए हमें एक और मिल जाती है ना, सही हो गया, उसको आप क्या कह लें, ये चीज़ कह लें, तो वो आपके पास बाद में जब आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएंगी, आइसोमेट्रिक हो जाएंगी। तो मतलब बात करने का ये है कि आपके लिए ये जो सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब ये था कि आपके लिए हर इनकम्प्लीट स्पेस के लिए एक आपको क्या मिल जाती है, कंप्लीट मीटर स्पेस मिल जाती है, जिसकी एक सब स्पेस होती है जो कि आइसोमीटर किसकी होती है, उस ओरिजिनल स्पेस की। आइसोमीटर का क्या मतलब होता है कि अगर आप W और X का डिस्टेंस देखेंगे तो वो ऑलवेज डिस्टेंस क्या रहेगा, फिर रिजर्व रहेगा, और जो मैपिंग होगी वो कौन सी होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर इनकम्प्लीट मीटर स्पेस के लिए हमें एक कंप्लीट मीटर स्पेस क्या मिल जाएगी, तो उसकी सब स्पेस जो होगी जो ओरिजिनल मीटर स्पेस की क्या होगी, आइसोमेट्रिक होगी। व्हाट इज आइसोमेट्रिक के डिस्टेंस प्रिजर्व रहेगा, प्लस जो हमने बोला है कि फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका काफी लंबा ये प्रूफ है, तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द कंप्लीशन वेयर एक्स, देखें, ये देखें यहाँ पर कितने अच्छे क्वेश्चन हैं कि शो दैट इफ सब स्पेस y ऑफ द मीटर स्पेस कंसिस्ट ऑफ द फाइनाइटली मैनी पॉइंट देन y इज कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है ये इनकम्प्लीट मीटर स्पेस है, तो इसकी कंप्लीशन क्या होगी, मतलब कंप्लीशन के लिए कौन सी मीटर स्पेस आएगी, तो कोई बता सकता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में तो R आर ही आएगा, तो लेकिन फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आर की फिर एक ऐसी क्या मिलेगी, सब स्पेस मिलेगी दैट विल बी आइसोमेट्रिक विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, उसके साथ तो ये चीज़ों को देखिएगा आप। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कंप्लीशन ऑफ डिस्क्रीट मीटर स्पेस, तो क्या डिस्क्रीट मीटर स्पेस जो होती है क्या ये कंप्लीट होती है, अगर कंप्लीट नहीं होती तो क्या ये इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, फिर इसकी क्या आती है कंप्लीशन। तो उसके बाद इफ x1 एंड x2 आर आइसोमेट्रिक एंड x1 इज कंप्लीट शो दैट x2 इज कंप्लीट। सो ये असल में हम जो थ्योरम पढ़ा है वो हमारा मेन हेड थ्योरम है, जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ों को करेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये होम्योमॉर्फिज्म क्या होती है। अ होम्योमॉर्फिज्म इज अ कंटीन्यूअस बाइजेक्टिव मैप, ये हमने पहले भी पढ़ा है, whose inverse is a continuous। अच्छा, द मीटर स्पेस x एंड y आर देन सेड टू बी होम्योमॉर्फिक, कब, अगर तो वो ये है देन होम्योमॉर्फिक, तो शो क्या करवाएं, शो करवाएं कि इफ x एंड y आर आइसोमेट्रिक देन दे आर होम्योमॉर्फिक। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर रिजल्ट आके आपस में मिल रहे हैं कि अगर दो स्पेसिस क्या हो जाती हैं, आइसोमेट्रिक हो जाती है, तो देन वो क्या हो जाती है, होम्योमॉर्फिक हो जाती है। तो ये देखिए आप जब आपने आइसोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा है तो इसने इस कंसेप्ट को भी इसके साथ अटैच कर दिया जाके होम्योमॉर्फी के साथ। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि एग्जांपल्स में अ कंप्लीट एंड कंप्लीट मीटर स्पेस में बी होम्योमॉर्फी। ठीक है, तो क्या कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीटर स्पेसेस जो होती हैं क्या वो होम्योमॉर्फिक हो सकती हैं, इफ देन एग्जांपल। तो ये चीज़ को देखिएगा, कल हम इस पर बात भी करेंगे 5 वाले क्वेश्चन पे। तो 6 वाला देखें, 6 वाला कहता है कि इसको शो करवाएं कि ये क्या है, आइसोमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ये डिस्टेंस है तो ये शो दैट ये डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट है तो ये कंप्लीट है, डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो ये देखें आइसोमेट्रिक का कंसेप्ट हमें मेरे ख्याल में तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर सीडोमीटर क्या होती है कि अब फाइनाइट सीडोमीटर का हमने कल भी पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दो पॉइंट्स भी बराबर हों। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा आप। तो दैट इज अ फाइनल पेज ऑफ एंड पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो अगर किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, तो वो यहाँ पर बता सकता है, क्योंकि हमने, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई चीज़ ऐसी जो ना पढ़ी हो चैप्टर नंबर 1 से। इसी तरह से हम कंप्लीट चैप्टर्स की रीडिंग किया करेंगे, 2 की, 3 की, प्लस पॉइंट्स जो मेरे सामने आएंगे उनको मैं रखूँगा। ठीक हो गया, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो कल हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को कोशिश करूंगा कि वो कल खत्म हो जाए, बट नहीं होगा।
तो कोशिश करेंगे जहाँ तक भी हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कुछ किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। जवाद भाई, जो कंप्लीशन वाला थ्योरम आपने करवाया ना, वो एक दफा अगेन रिपीट कीजिएगा। ओके, थ्योरम को यही, अगर थ्योरम आपको समझ आ जाता है तो आपको इसका मतलब है कि ठीक है, क्या कहता है ये जो नीचे मैंने डायग्राम बनाई है, इसको समझें कि अगर x जो है इनकम्प्लीट है तो हमारा मकसद क्या है कि हम हर इनकम्प्लीट मीटर स्पेस के लिए क्या बना सकते हैं, एक कंप्लीट मीटर स्पेस। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारे पास x क्या थी, इनकम्प्लीट। हमने x कैप जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। इनकम्प्लीट। वो कहता है कि अगर x कैप जो है वो कंप्लीट है तो देन देयर एग्जिस्ट अ स्पेस w। वो हमारे पास एक W ऐसी एग्जिस्ट करेगी स्पेस, किसकी सब स्पेस होगी, बेसिकली वो एक्स कैप की, जो कि एक्स डैश में क्या होगी, डेंस होगी। डेंस होने से क्या मुराद है कि अगर हम एक्स का क्या लें, प्लेयर लें तो वो क्या, नहीं सॉरी, ये तो फिर क्लोज नहीं हो जाएगी। डब्ल्यू का ये लें तो वो क्या आ जाए, हाँ मेरे ख्याल में यही आ जाए क्योंकि बड़ी स्पेस ये है। अच्छा, उसमें डेंस हो तो फिर वो क्या कहता है कि जो W होगा और X होगा ये आपस में क्या होगा, आइसोमेट्रिक होगा। आइसोमेट्रिक का पता ना, इनके दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो इनके डिस्टेंस को X के और W के डिस्टेंस को क्या कर देगा, प्रिजर्व कर देगा, और प्लस बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये थ्योरम हमें ये कहता है। और हमने नीचे एक पढ़ा कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिक हो तो देन दैट विल बी आइसोमेट्रिक। तो इसका थोड़ा सा कन्वर्स भी देखिएगा कि क्या अगर आइसोमेट्रिक हो कोई मैप तो क्या वो होमोमॉर्फिक होता है। तो इस पर भी डिस्कशन का एक और हमें मौका मिल सकता है। तो इसको देखिएगा। आपको समझ आई इस चीज़ की आप? जी भाई, आ गए। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह कल से चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो होपफुली हम इसको जल्दी से फंक्शन मैसेज को ख़त्म करते हैं तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम की तरफ भी चल। इंटरेस्टिंग तो ये भी बहुत है लेकिन थोड़ा सा अप्लाइड कर लेते पढ़ते हैं इसके बाद ना, क्योंकि प्योर को काफ़ी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे होपफुली, या तो हम मैकेनिक्स करेंगे नंबर 1, जिन लोगों ने मैकेनिक्स पढ़नी है वो गोरी की बुक से पढ़े। नंबर 2, या हम पढ़ेंगे वेक्टर। जवाद भाई, रियल एनालिसिस। नहीं नहीं, अभी इसके बाद हम प्योर को बिल्कुल, क्योंकि जितना हमने प्योर को पढ़ लिया ना, तो इसके बाद हम कोई अप्लाइड का उठाते हैं कोर्स, ठीक है। हम कोई वेक्टर टेंसर पढ़ते हैं या हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, दोनों में से। रियल ठीक है, लेकिन रियल इसके बाद फिर से प्योर आ जाएगा, हम थोड़ा सा अप्लाइड का भी जायका लेते हैं। ठीक हो गया? जी भाई, उसमें भी ये काशी सीक्वेंस और ये सारा। बिल्कुल। चलें, सही हो गया जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह जवाद भाई।